Hi guys, welcome back to my channel. So today we'll begin up with chapter 14 of class 12 chemistry, that is biomolecules. Okay, let's begin. The living system grows, sustains and reproduces itself. The most amazing thing about the living system is that it is composed of non-living atoms and molecules. The pursuit of knowledge of what goes on in chemistry within a living system falls in the domain of biochemistry. ठीक है, तो बेसिकली हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी अंदर केमिस्ट्री हो रही है उसको क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री. जो भी अंदर केमिस्ट्री इन्वॉल्व है वो सारी क्या है? बायोकेमिस्ट्री. लिविंग सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ, अब देखो हमारे अंदर कितने कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं. ठीक है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड क्या है? असेंशियल है हमारे फूड में. हम कोई भी फूड लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट तो देखो बहुत अमाउंट में होता ही है. प्रोटीन्स हैं वो थोड़े कम अमाउंट में, कुछ में होते हैं, कुछ में ज़्यादा अमाउंट में होते हैं. These biomolecules interact with each other and constitute the molecular logic of living life processes. ठीक है, तो अब यही जो हैं क्या हैं? 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं, कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड. ये क्या बनाते हैं? हमारी बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है क्या होते हैं, प्रोटीन्स भी पता है, न्यूक्लिक एसिड में पता है क्या होता है? डीएनए एंड आरएनए, जो का हमारा क्या है? जेनेटिक मटेरियल. लिपिड्स में क्या आ जाता है? फैट्स आ जाते हैं. उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है? इन एडिशन, अब हमें ये चीज़ें तो चाहिए ये मैक्रोमोलिक्यूल, पर सम सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक वाइटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. ठीक है, तो हमें पता ही है. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड फंक्शंस ऑफ सम स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ सम ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स कैन बी डिस्कस्ड इन दिस यूनिट. तो पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की. तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड फॉर्म अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, सम ऑफ द एग्जांपल्स दे रखे हैं हमें. क्या? केन शुगर है, केन शुगर होगी, ग्लूकोज, स्टार्च. ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हैव, अब इनका जर्नल फॉर्मूला होता है किनका? कार्बोहाइड्रेट्स का, CxH2O. ठीक है, अब जैसे कि ये बोल रहे हैं हम कि फॉर एग्जांपल जो मॉलिक्यूल फार्मूला ग्लूकोज का क्या है? C6H12 वो 6. अब देखो इसमें मैच कर रहा है ये. देखो ये क्या बन जाएगा? C6H2O होल 3 बन रहा है कि नहीं बन रहा? 6 और सॉरी ओ होल 6 तो बन रहा है ना. y की वैल्यू भी 6 ले लेंगे, x की वैल्यू 6, तो ग्लूकोज बन जाएगा. उसके बाद क्या बोला है उन्होंने? बट ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो कि ये फॉर्मूले को में फिट नहीं होते और तब भी वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं. जैसे ये क्या बोलते हैं कि एक तो ये बता रहे हैं कि ना रेमिनोज जो शुगर है उसका फॉर्मूला है C6H12O5. ठीक है, रेमिनोज जो शुगर है उसका फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा है इसमें देखो, पर वो एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है. ऐसे ही जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये इस फॉर्मूले को फिट करती है पर ये एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है. ठीक है, तो इन्होंने 2 एग्जांपल दिए. क्या? एक तो ये दिया एसिटिक एसिड का जो कि क्या है? इसके फॉर्मूले में फिट हो जाती है पर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है. एक और दिया है रेमिनोज शुगर है जो कि जिसका फॉर्मूला ये है, जो इसके फॉर्मूले में फिट नहीं हो रही पर वो एक कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो अ लार्ज नंबर ऑफ दीज रिएक्शंस हैव बीन शोन that they contain specific functional group. Chemically the carbohydrates may be defined. अब carbohydrates की definition देख लो, क्या important है काफ़ी, बीट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी. क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस. तो अब क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? जब हम ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑब्वियसली क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में कायरल कार्बन होता है. कायरल कार्बन यानी कि ऐसा कार्बन जो चारों तरफ से अलग अलग ग्रुप से या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप अलग अलग इंडिविजुअल से अटैच्ड हो. ठीक है, उसको बताया ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड और कीटोन. तो अब एक क्या है? वो पॉलीहाइड्रोक्सी यानी उस पर OH ग्रुप काफ़ी हैं, 2 से ज़्यादा हैं. और एल्डिहाइड जो है कितना है? या तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर क्या है उसमें कीटोन ग्रुप है. तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी कि जब हम उसको क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं तो वो अपने जैसी मोनोमेरिक यूनिट्स रिलीज करता है. ठीक है, मोनोमेरिक यूनिट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीमर, तो उसको ब्रेक करेंगे तो मोनोमर्स बनेंगे ना. सो सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट आर ऑल्सो called sugars. The most common sugar used in our homes is named as sucrose, where the sugar present, अब हमारे जो हम यूज़ करते हैं जो टेबल शुगर कहते हैं जैसे वो क्या होती है?
सुक्रोज, और जो मिल्क में होती है वो होती है लैक्टोज, क्योंकि लैक्ट वर्ड किस लिए यूज़ किया जाता है, मिल्क के लिए करा जाता है, तो जो उसकी शुगर है उसको बोलते हैं लैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी बोलते हैं। अब कहाँ से मिला है वर्ड सैकरॉन? सैकरॉन का मतलब क्या होता है? शुगर। ग्रीक में सैकरॉन का मतलब शुगर होता है, उसी से बनाया है कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि शुगर ही होती हैं तो सैकराइड्स बोल दिया इसको, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेस, अब क्लासीफाई किया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स को 3 ग्रुप्स में। ये किस बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है कि उसमें कितने, मतलब वो कितनी यूनिट्स रिलीज़ करता है अगर हम उसको हाइड्रोलाइज करते हैं। अगर वो 1 यूनिट को रिलीज़ करे तो वो एक मोनोसेकेराइड है। अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, यानी कि जो हाइड्रोलाइज होए ना, क्योंकि वो खुद ही 1 यूनिट है ना, तो उसको सिंपलर यूनिट में ना ले जा पाए, तो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होगी वो मोनोसेकेराइड होगी। क्या होगा? 20 मोनोसेकेराइड्स आर हम जिन्हें जानते हैं नेचर में है क्या? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, और भी हैं काफ़ी, रेमिनोज भी क्या है, एक मोनोसेकेराइड। उसके बाद आया ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड वो होते हैं जिनमें 2 से 10 मोनोसेकेराइड की यूनिट्स होती हैं, ठीक है। ओलिगो का मतलब क्या होता है? ओलिगो का मतलब थोड़ा, यानी कि उनमें यूनिट्स थोड़ी बहुत होती हैं, दैट इज़ 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि उसमें डाइसेकेराइड्स आ गए, ट्राइसेकेराइड्स आ गए, टेट्रासेकेराइड्स आ गए, सारी किस्में आता है ओलिगो में। उसके बाद अमंग द मोनोसेकेराइड दे प्रोवाइड सॉरी amongst these the most common are disaccharides, तो ज़्यादातर कॉमन कौन सा? disaccharides. 2 monosaccharides units obtained on hydrolysis of disaccharides may be same or different. फॉर एग्जांपल ये बोल रहे हैं, अगर हम सुक्रोज जो है हमारी जो शुगर है नॉर्मल, उसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें क्या देता है? एक फ्रक्टोज देता है और एक ग्लूकोज देता है, ठीक है। सुक्रोज को हम हाइड्रोलाइज करते हैं, सुक्रोज को क्या मिलता है? हमें एक ग्लूकोज मिल जाता है और एक फ्रक्टोज मिलता है। और अगर माल्टोज को करें तो हमें 2 ग्लूकोज ही मिलते हैं, ठीक है। तो दोनों शुगर की बात बता रहे हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बता रहे हैं, 2 डाइसेक्राइड्स के। उसके बाद है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है? जिनमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं। एग्जाम्पल है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोज, गम्स एक्सेट्रा। ये क्या है? पॉलीसेक्राइड, यानी उनमें बहुत सारी यूनिट्स हैं। पॉलीसेक्राइड्स स्वीट नहीं होते हैं, पर जब जैसे ब्रेड है, हम ब्रेड खाते हैं, वो क्या होती है? पॉलीसेकेराइड। पर अगर हम उसे अपने मुंह में थोड़ी देर रख दें तो हमारे मुंह का जो सलाइवा है वो उसमें क्या होता है? अमाइलेज एंजाइम होता है जो कि उसको डाइजेस्ट कर देता है, जिस वजह से वो माल्टोज बन जाता है। माल्टोज क्या होता है? डाइसेक्राइड। और माल्टोज डाइसेक्राइड का शुगरी टेस्ट होता है, इसीलिए अगर हम ब्रेड को थोड़ी देर तक अपने मुँह में रखें तो वो क्या? शुगरी टेस्ट आने लगता है उसका। The carbohydrates can be may also be classified on, अब 2 टाइप के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, अगैन रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। अभी कैसे है नाम? रिड्यूसिंग मतलब कि जो टॉलरेंस रीजेंट और फेरलिंग्स रीजेंट को रिड्यूस करते हैं वो होती हैं रिड्यूसिंग, जो नहीं करती वो है नॉन रिड्यूसिंग। सारे मोनोसेक्राइड्स रिड्यूसिंग होते हैं, ये चीज़ें याद रखनी है क्या? सारे मोनोसेक्राइड्स रिड्यूसिंग हैं। डाइसेक्राइड्स जो हैं, if reducing group of monosaccharide that is aldehyde और ketone are bonded they are non reducing। तो अगर डाइसेक्राइड में एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है तो वो नॉन रिड्यूसिंग है। एग्जाम्पल है सुक्रोज, किसका है? नॉन रिड्यूसिंग का। ऑन द अदर हैंड शुगर इन विच दिस फंक्शनल ग्रुप्स आर फ्री, तो अगर फ्री हो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा? एल्डिहाइड और नॉन और कीटोनिक ग्रुप डाइसेक्राइड में, तो वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग। एग्जाम्पल है माल्टोज और लैक्टोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर, पर सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग। अब आई बात मोनोसेक्राइड, यानी कि जिसमें 1 यूनिट है। तो मोनोसेक्राइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स, कितने कार्बन्स है उसमें और उनके में क्या फंक्शनल ग्रुप है। इफ़ द मोनोसेक्राइड्स में एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो एल्डोज बोलते हैं, अगर उसमें कीटोन ग्रुप है तो उसको कीटोज बोलते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन भी डिपेंड कर, जैसे ये देखो ये क्या है? ट्रायोज। ट्रायोज यानी कि इसमें 3 कार्बन हैं तो इसको एल्डोट्रायोज हो सकता है, कीटोट्रायोज होता है। इसमें 4 कार्बन है तो टेट्रोज, एल्डोटेट्रोज या कीटोटेट्रोज। 5 कार्बन है पेंटोज, एल्डोपेंटोज, कीटोपेंटोज। 6 कार्बन है हेक्सोज, एल्डोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज। 7 कार्बन है हेप्टोज, एल्डोहेप्टोज और कीटोहेप्टोज, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या होता है? देखो ग्लूकोज क्या है? ऑकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म। ग्लूकोज जो है प्रेजेंट इन शुगर और हनी में मिलता है। राइप ग्रेप्स में भी ग्लूकोज होता है लार्ज अमाउंट में, ठीक है। अब आया बात क्या है, इन्होंने प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के 2 प्रिपरेशन दिए इन्होंने। एक तो हम केन शुगर से बना सकते हैं जो कि सुक्रोज होता है। देखो अगर हम सुक्रोज को क्या करें, वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करें तो वो एक ग्लूकोज की यूनिट देता है, एक फ्रक्टोज, हमने अभी पढ़ा था ये। स्टार्च से ले सकते हैं, स्टार्च एक पॉलीमरिक यूनिट है, स्टार्च से हाइड्रोलाइज, उसको हाइड्रोलाइज करें तो हमें ग्लूकोज की n नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी जितने भी इसमें हैं यूनिट्स उतनी ही ग्लूकोज की यूनिट मिलती है। हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात आई।
देखो ग्लूकोज होता क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है, एल्डोहेक्सोज, यानी कि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये देखो एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए एल्डोहेक्सोज। हेक्सोज यानी कि इसमें 6 कार्बन कंपाउंड है। एंड इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज भी बोला जाता है इसको, ठीक है। वैसे और क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज। सो इट इज़ द मोनोमर ऑफ मैनी large carbohydrates, namely called starch or cellulose. It is probably the most abundant organic compound on the earth, ठीक है। most abundant कौन है, ग्लूकोज। it was assigned the structure given below on the, देखो इसका molecular formula C6H12O6 पता है मैम। और उसके बाद क्या किया, हमने देखना था, हमें ये बात पता करनी थी कि एक स्ट्रेट चेन में है कि नहीं। तो हमने क्या किया, इसको HI के साथ हीट कर दिया, तो हमें क्या मिला, इसकी क्या होगी, रिडक्शन। तो हमें क्या मिला, N-हेक्सेन। इससे हमें पता चला कि वो क्या होगी, एक स्ट्रेट चेन। फिर हमें देखना था ग्लूकोज जो है रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन टू गिव ऑक्साइम एंड एड्स टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म साइनोहेड्रिन। तो अब हमने देखा, 2 रिएक्शंस हमने करा के देखी जो कि कीटोन देते हैं, कीटो ग्रुप्स होते हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, जिसमें वो ये क्या 2 टेस्ट देते हैं। तो यानी कि इससे हमें पता चलेगा इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। क्या हमने किया, पहले इसको क्या किसके साथ ट्रीट किया, NH2OH के साथ, हाइड्रोक्सीमाइन के साथ, ठीक है। तो फिर हमने क्या देखा, जो कीटोन ग्रुप है वो उस पर NOH लग जाता है ना। वैसे ही हम अगर HCN डालेंगे तो कीटोन ग्रुप पे साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यानी कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, कीटो कैरिसोरी में कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। आगे बढ़े, ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड ऑन रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने क्या किया, जो भी CHO है उसको ऑक्सीडाइज कर दिया और क्या बना दिया, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला, उसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है जो कि एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड ही कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। उसके बाद एसिटाइलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड। अब हमने उसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया, जिससे क्या प्रूव हुआ कि उसमें 5 OH हैं, 5 OH, ठीक है। देखो अब क्या किया हमने, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया, ये 4 OH में भी ये हो गया और 5वें में भी हो गया, ठीक है। 5 इससे प्रूव हुआ, उसमें 5 OH ग्रुप भी हैं। तो ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, बोथ ईल्ड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और सैकरिक एसिड। तो अभी देखो क्या है, ये इसकी अपने ऑक्सीडेशन की स्ट्रॉन्ग, तो सैकरिक एसिड बना। या फिर हमने ग्लूकोनिक एसिड की करी तो हमें क्या मिला, ऑक्सीडेशन करके सैकरिक एसिड। तो सैकरिक एसिड में दोनों ग्रुप्स जो हैं टर्मिनल वो COOH हो गए। तो द एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट differ OH group was given by Fisher after studying many other properties. If its configuration is correctly represented as 1, ठीक है, 1, 2 और 3, हमें 2 कन्फिग्रेशन दिखा रखी हैं। दूसरी किसकी है, ग्लूकोनिक एसिड की, और तीसरी सैकरिक एसिड की। इसमें देखो क्या है अपना बस इसमें डिफरेंस क्या है, इस कार्बन पे जो OH है वो दूसरी तरफ लोकेटेड है, देखो, ठीक है। अब ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, D+ ग्लूकोज, ये उसका परफेक्ट चीज़ है। उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, D क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी कन्फिग्रेशन, D उसकी कन्फिग्रेशन दिखाता है, और पॉजिटिव दिखाता है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। तो पॉजिटिव दिखाते हैं यानी वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी कि वो जब उस पर हम प्लेन पोलराइज राइट डालेंगे तो उसको राइट में उसको टर्न कर देगा। और D क्या दिखाता है, उसकी ओरिएंटेशन। सो अब हम ये चीज़ हमें याद रखने वाली है क्या, कि D और L से हम उसका ये डेक्स्ट्रो लीवर रोटेटरी नहीं बता रहे, पर वो उसकी कन्फिग्रेशन बता रहा है, ठीक है। ये बात बता रहे हैं ये भी, कि कहीं आप सोचो D का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, नहीं, पॉजिटिव का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, D का मतलब उसकी कन्फिग्रेशन बता रहा है वो तो उससे, ठीक है। आगे द लेटर D और L बिफोर द नेम ऑफ एनी कंपाउंड इंडिकेट्स द रिलेटिव कन्फिग्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्टीरियोमर। अब स्टीरियोआइसोमर, सॉरी, उसके बाद क्या है, दिस रेफर्स टू द रिलेशन विद द पर्टिकुलर आइसोमर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड जो है 1 एसिमेट्रिक कार्बन है, उसका एग्जिस्ट इन 2 एनैंटियोमेरिक फॉर्म्स। देखो एक ये क्या है, कायरल कार्बन, क्योंकि क्यों एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं या कायरल, क्योंकि इसके चारों तरफ जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग हैं। इसमें क्या डिफरेंस है, OH ग्रुप की पोजीशन में अलग है, एक में राइट में, एक में लेफ्ट में। ये जिसमें राइट में वो पॉजिटिव है, जिसमें लेफ्ट में वो नेगेटिव है, यानी कि ये है क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवर रोटेटरी। आगे बढ़ते हैं,
all those compounds which are chemically correlated to positive isomer of the glyceraldehyde are said to be D configuration, whereas जो correlated and negative से वो क्या बोलते हैं उन्हें L. ठीक है, तो यानी कि जो D है वो पॉजिटिव वाला D के रिलेटेड है किसमें, glyceraldehyde के उसमें. For assigning the configuration for monosaccharide, it is the lowest asymmetrical carbon atom which is compared as plus glucose. OH on the lowest asymmetric carbon is on the right hand side, which is comparable to the positive glyceraldehyde, so it is assigned as the configuration of D. अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम. ये देखो ये ग्लिसरल्डिहाइड और ये सेम है ग्लूकोज और ग्लिसरल्डिहाइड में, क्योंकि ये इधर ये था तो इसको भी इन्होंने यही नाम दे दिया D+. अब साइक्लिक स्ट्रक्चर आया, अभी तक हमने उसको हम मान के चलते थे उसका एक लीनियर स्ट्रक्चर है, अब हम उसको मान के चलेंगे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है. कैसे प्रूव हुआ ये, क्योंकि जो सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ने क्या क्या चीज़ें फैक्ट जो हैं एक्सप्लेन नहीं कर पाए. क्या नहीं कर पाए, एक तो जो भले ही उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था पर क्या ग्लूकोज जो था वो ना 2,4-DNP टेस्ट, शिफ्ट बेस टेस्ट और क्या हाइड्रो NaHCO हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो है वो नहीं दे पाया. किसके साथ, NaHCO3 के SO3 के साथ. और द पेंटा एसिड ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन रिएक्ट इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप. यानी कि जो पेंटा एसिड था किसका, पेंटासिटेट था किसका, ग्लूकोज का, वो हाइड्रोक्सिलामाइन यानी कि NH4OH के साथ रिएक्ट नहीं करता था. किस वजह से, क्योंकि उसमें जो CHO ग्रुप था वो फ्री नहीं था. उसके बाद ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स विच आर. अब ग्लूकोज दो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्या, अल्फा और बीटा. अल्फा ग्लूकोज जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट 419 है, ऑब्टेन ऑन क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन एट 303 पे. वेराज जो बीटा फॉर्म है उसका ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट 423, और वो ज़्यादा टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइजेशन के बाद ले ली जाती है. द बिहेवियर कुड बी एक्सप्लेन्ड ऑन दी. अब ये बिहेवियर ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये सब पॉइंट्स, इससे हमने बताया कि उसका मतलब एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर है. सो इट इज़ प्रपोज दैट वन ऑफ द OH ग्रुप मे ऐड टू द CHO एंड फॉर्म अ साइक्लिक हेमीएसिटल. अब क्या बोल रहे हैं, एक OH ग्रुप जो यहाँ का OH है ये इसके साथ कंबाइन होके एक क्या बनाता है, हेमीएसिटल ग्रुप बनाता है. देखो यहाँ से अब O अटैच हो गया, ये देखो ऐसे हो गया ये. ठीक है, क्या हुआ, क्या किया इन्होंने, जो यहाँ का H था वो इधर आ गया, देखो. ठीक है, तो एक हेमीएसिटल ग्रुप बन गया. ये बीटा D पॉजिटिव ग्लूकोज है, ये अल्फा D पॉजिटिव ग्लूकोज है. ठीक है, उसके बाद दिस एक्सप्लेन्स द एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन 2 फॉर्म्स. अब 2 फॉर्म्स इससे पता चल गई कि हम कहते हैं ना अल्फा और बीटा 2 फॉर्म्स है. अभी अल्फा बीटा इससे प्रूव हो गई कि हाँ चलो 2 फॉर्म्स तो हैं, और ये भी चीज़ प्रूव हो गई कि CHO ग्रुप जो है यहाँ पे क्या है, फ्री नहीं है, ऑक्यूपाइड है. ठीक है, 2 cyclic hemiacetal form of the glucose differs only on the configuration of the hydroxyl carbon of the carbon one, that is anomeric. तो अब ये जो 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं अल्फा और बीटा, इनमें डिफरेंस कहाँ है, इनमें डिफरेंस है कार्बन 1 पे. सिर्फ इन पे किस पे डिफरेंस है, कार्बन 1 पे. उस कार्बन को क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं. और ये जो 2 फॉर्म्स हैं इनको इसलिए हमने एनामर्स बोलते हैं क्योंकि एनोमेरिक कार्बन पे डिफरेंट है. क्या डिफरेंस है, देखो क्या डिफरेंस है, देखो ये देखो, ये कार्बन क्या है 1, ये 1. ठीक है, अब बाकी तो देखो सेम है, सेम नीचे OH ये पर क्या है, इसमें जो अल्फ़ा वाली फॉर्म है उसमें OH नीचे है और बीटा वाली में जो OH है वो ऊपर है. ठीक है, बस ये फ़र्क है इसमें. आगे बढ़ते हैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर. फ्रक्टोज क्या है, ये भी एक कीटो हेक्सोज है. इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन ग्लूको अलॉन्ग विद वही कह रहे हैं सुक्रोज को आप जब वो करते हैं हाइड्रोलाइज तो क्या मिलता है, एक फ्रक्टोज और एक ग्लूकोज. तो यही बता रहे हैं हमें हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर से मिलता है ये. अब हम ग्लूकोज फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की बात करेंगे. फॉर्मूला भी इसका सेम ही है ग्लूकोज से, पर इसमें फ़र्क क्या है, देखो इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, उसमें क्या होता था, एल्डिहाइड. तो देखो ये इसका ये स्ट्रक्चर है. ठीक है, D नेगेटिव फ्रक्टोज है ये. तो D सीरीज एंड इज लीवर रोटेटरी कंपाउंड. तो ये क्या बोल रहे हैं, इट बिलोंग्स टू D सीरीज एंड इज अ लीवर रोटेटरी, क्योंकि D सीरीज से करता है और नेगेटिव यानी लीवर रोटेटरी है.
It is approximately written as appropriately written as D negative fructose. It has an open chain structure as shown in the figure. It exists as 2 cyclic forms होती हैं इसकी भी सेम जैसे उसकी भी 2 cyclic होती थी. बाय एडिशन ऑफ कार्बन OH एट कार्बन 5. तो ये कार्बन 5 OH जो है देखो 5 कार्बन पे जो OH था वो आके इसके साथ कंबाइन हो गया और क्या किया इसने 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड बना दिया विद 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन. अब ये देखो फ्यूरान, ये स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का. अब इसके 2 एनोमर्स होते हैं, वही एनोमर एक कार्बन पे, इस पर भी कोई डिफरेंस होगा. ठीक है, ये देखो 2 वाले कार्बन पे ये नीचे है, ये ऊपर है, ये फ़र्क है इसमें. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब आए डाइसेक्राइड्स, यानी कि जो 2 से बने हैं, 2 मोनोसेक्राइड की यूनिट से बने हैं. ये ऑलरेडी रेड द डाइसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस विद द डाइल्यूट एसिड्स ऑफ द एंजाइम यील्ड 2 molecules of either the same or different monosaccharides. The 2 monosaccharides are joined by oxide linkage formed by loss of water molecule. ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, जिसमें क्या वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है एक. ये देखो ये है सुक्रोज मिलके क्या बनाता है, एक ग्लूकोज और एक हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज. उसके बाद ये बोल रहे हैं लिंकेज क्या है, ये है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये है एक फ्रक्टोज. फ़र्क क्या है इसमें, अल्फ़ा लेते हैं ग्लूकोज का और बीटा लेते हैं फ्रक्टोज का. ठीक है, इसके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ग्लाइकोसिडिक कैसे बनी है, वाटर के रिमूवल से -H2O करा तब जाके बनी है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. सुक्रोज जो है एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, बट ऑन हाइड्रोलिसिस आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज और लीवर रोटेटरी फ्रक्टोज. ठीक है तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, पर एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या ग्लूकोज देती है और लीवर रोटेटरी फ्रक्टोज देती है. सिंस द लीवर रोटेशन ऑफ द फ्रक्टोज जो है ज़्यादा है डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ द ग्लूकोज से, इसी वजह से जो मिक्सचर बनता है वो लीवर रोटेटरी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली लीवर रोटेटरी कंपाउंड का जो वो है वो ज़्यादा है. ठीक है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ द सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द साइन ऑफ द रोटेशन फॉर, इसी वजह से इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं. क्यों, क्योंकि पहले ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी थी, पर हाइड्रोलिसिस के बाद इसका नेट इफेक्ट लीवर रोटेटरी हो जाता है, इसलिए इसका जो कन्फिग्रेशन है वो मतलब जो भी है ये रोटेशन उसकी इन्वर्ट हो जाती है, यानी उल्टी हो जाती है, इसलिए इसको इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं. माल्टोज में 2 ग्लूकोज की यूनिट कौन सी है, ग्लूकोज अल्फा डी और एक और ग्लूकोज अल्फा डी. ठीक है, सेम बात बता रखी है. देखो अब लैक्टोज किससे बनता है, एक गैलेक्टोज से और एक ग्लूकोज से. एक लिया हमने गैलेक्टोज की यूनिट, एक लिया हमने ग्लूकोज की यूनिट. ये मिलकर क्या बनाती हैं, लैक्टोज बनाती हैं. ये देखो यहाँ पे. ठीक है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है. अब आया पॉलीसेक्राइड्स, जिसमें मोर देन 4 पॉलीसेक्राइड्स क्या हैं, यानी कि 10 से ज़्यादा जिसमें मोनोमर की यूनिट्स हैं वो हैं पॉलीसेक्राइड्स. ठीक है, polysaccharides contain a large number of monosaccharide units joined together by glycosidic bond. They are most commonly encountered carbohydrates in nature, जो हमारे फूड में मिलते हैं हमें. स्पेशली स्टार्च आया पहले, मेन पॉलीसेक्राइड है प्लांट का. मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन है. हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च जो है किसमें, तो सीरियल में, रूट्स में, ट्यूबर्स में और वेजिटेबल्स में. जो पॉलीमर है अल्फ़ा ग्लूकोज का, अल्फ़ा ग्लूकोज मिल के मतलब क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं. स्टार्च 2 टाइप के होते हैं, 2 कंपोनेंट है स्टार्च के, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन. जो अमाइलोज होता है वो वाटर सोल्यूबल है, अमाइलोपेक्टिन जो है वो इनसोल्यूबल इन वाटर है, बल्कि फैट सोल्यूबल है. ठीक है, अमाइलोज क्या है, चीज़ याद, एक कंट्रास्टिंग डिफरेंस याद रखो. अमाइलोज वाटर सोल्यूबल है, अमाइलोपेक्टिन इनसोल्यूबल है वाटर में. ठीक है, अमाइलोज जो है वो 15 to 20% ऑफ स्टार्च है, अमाइलोपेक्टिन 80 to 85% है. केमिकली अमाइलोज जो है वो ब्रांच्ड चेन विद इतनी यूनिट्स हैं इसमें, और जो अमाइलोपेक्टिन है इसमें कितनी यूनिट्स हैं, इन्होंने दे ही नहीं रखी कितनी यूनिट्स है, चलो अच्छी बात है. उसके बाद क्या दे रखा है इन्होंने, जो इसमें कहाँ से बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, C1C4 से. और इसमें कैसे बनता है C4, उसमें तो C1 कार्बन 1 कार्बन 4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक, अमाइलोपेक्टिन में कार्बन 1 कार्बन 4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से तो बन जाता है, पर उसमें ब्रांच चेन भी स्ट्रक्चर होता है, ब्रांचेस भी होते हैं जो कार्बन 1 कार्बन 6 से बनती हैं. ठीक है, देखो ये अमाइलोज दिखा रखा है कार्बन 1 कार्बन 4 के भी साथ है ना ये. अब हमें अमाइलोपेक्टिन दिखा रखा है, इसमें भी कार्बन 1 कार्बन 4 के साथ है. अब कार्बन 6 के साथ क्या होता है, यहाँ पे ब्रांचिंग होती है कार्बन 1 कार्बन 6 के साथ. ठीक है, इसमें दिखा नहीं रखा है इन्होंने ब्रांचिंग स्ट्रक्चर. आ गया है सेलुलोज. सेलुलोज भी एक
मोस्ट अब ये आ जाएगा, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्लांट किंगडम क्या है, सेल्यूलोज। हम तो इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। सेल्यूलोज इज़ अ स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्राइड कंटेन्स ओनली बीटा ग्लूकोज। इसमें क्या होता है, बीटा ग्लूकोज। उसमें थे क्या, अल्फा ग्लूकोज स्टार्च में, सेल्यूलोज में बीटा ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स विच आर जॉइंट। और अब इसमें भी C1 कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में देखो, कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में ग्लाइकोसाइड एक बॉन्ड बनाया गया है। अब आया तीसरा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन है मोस्ट अबंडेंट एनिमल किंगडम में, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट्स, अब हमारी जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो कहाँ, किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू माइलोबैक्टीरियन एंड इज रेदर मोर हाईली ब्रांच्ड है ये। उसके बाद इट इज़ प्रेजेंट इन लिवर, मसल्स एंड ब्रेन में, ठीक है। व्हेन बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है, एंजाइम जो है वो जल्दी से ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंजाई, ठीक है। अब ग्लाइकोजन कहाँ मिलता है, और ईस्ट में भी और फंजाई में भी। तो हमारे ह्यूमंस वाली बॉडी में तो है ही, और ईस्ट और फंजाई में भी है। आगे बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। कार्बोहाइड्रेट्स जो है एसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे फॉर्म मेजर पोर्शन ऑफ अ फूड। उसके बाद हनी हैज़ बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बाय वेद्स इन आयुर्वेदा। तो हनी जो है आपको पता ही है, ज़्यादातर मतलब कोई ज़्यादातर ट्रीटमेंट्स में भी हनी को यूज़ करते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम में। फॉर एग्जांपल अगर हमारा गला ख़राब है तब भी हनी इज़ लाइक वेरी कंसिडर्ड एंटीसेप्टिक थिंग इन आयुर्वेदा। उसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल्स एज स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। उसके बाद सेल वॉल जो है बैक्टीरिया और प्लांट्स की सेलुलोज से बनती है। फर्नीचर भी सेलुलोज से बनता है, वुड वगैरह जो होती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम आगे 2 पेंटोज दैट इज़ डी राइबोज और 2 डीऑक्सी जो हैं वो प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट्स आर, अभी इसमें देखो कुछ भी नहीं है। अब आता है प्रोटीन्स की। अभी हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया, है क्या प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं, और किस में प्रेजेंट होता है, मिल्क में, चीज़ में, पल्सेस, पीनट, फिश, मीट एक्सेट्रा, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स। अब बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ होते हैं, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। द वर्ड प्रोटीन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड प्रोटियोज। प्रोटियोज इसका मतलब क्या, प्राइमरी और प्राइम इम्पोर्टेंस, ठीक है। प्रोटियोज यानी कि प्राइमरी और प्राइम इम्पोर्टेंस। और प्रोटीन्स जो हैं पॉलीमर्स हैं, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के क्या हैं, पॉलीमर्स हैं प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स कंटेन अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। अब ये देखो कुछ नहीं है इधर भी, एक ना बेसिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लो क्या होता है। इधर CH कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है। इधर देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है अमीनो एसिड का, एक कार्बन है, उसके साथ एक हाइड्रोजन होता है, एक COOH है, एक NH2 है, और इधर कोई भी R ग्रुप वेरिएबल है। इसमें जितने भी अलग अलग टाइप के ग्रुप्स होते हैं R पे, टोटल इस बेसिस पे 22 टाइप के अमीनो एसिड्स है, क्योंकि इधर अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं। ग्लाइसिन जो है वो सिंपलेस्ट है, उसमें यहाँ पे H ग्रुप ही होता है। तो ग्लाइसिन क्या हो गया, एक जो है ना, एक तो ग्लाइसिन क्या नहीं बचा, क्योंकि उसका दो कार्बन के अलॉन्ग जो चीज़ें, एक कार्बन के अलॉन्ग दो चीज़ें सेम होगी, यानी कि जो ग्लाइसिन है जिसमें यहाँ पे हाइड्रोजन होता है R ग्रुप, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है। आगे देखो इन्होंने बता रखा है, देखो ग्लाइसिन में एक हाइड्रोजन होता है, एलानाइन में CH3 होता है, वेलाइन में CH3 होता है, ल्यूसाइन दिखा रखा है। ये देखो अलग अलग दिखा रखे हैं, एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब 2 टाइप के होते हैं, कहते हैं एसेंशियल, एक होता है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी अंदर ही खुद बना लेती है, तो हमें उन्हें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती। एसेंशियल होते हैं जो हमें बाहर से फूड आइटम्स में, सप्लीमेंट्स में लेने पड़ते हैं, जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती। अमीनो एसिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन और कलरलेस होते हैं। और अमीनो एसिड होते क्या हैं तो आपको पता होगा शायद कि प्रोटीन्स जो है एक पॉलीमेरिक यूनिट है।
प्रोटीन्स को जब हम ब्रेक करते हैं मोनोमेरिक यूनिट्स में, तो उसकी मोनोमेरिक यूनिट्स को क्या बोलते हैं हम? अमीनो एसिड। ये देखो ज्विटराइन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं। देखो ये इसका ज्विटराइन है, ठीक है। ओके, देन कम्स की अब ये देखो इन्होंने ज्विटराइन के बारे में बताया, द बिहेवियर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक। इसमें क्योंकि सेम एसिडिक ग्रुप कौन सा होता है? COOH वाला, और बेसिक ग्रुप होता है NH2 वाला। तो क्योंकि एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों एक कार्बन पे लोकेटेड है सेम, इसी वजह से एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप जो है एक प्रोटॉन रिलीज करता है और अमीनो ग्रुप एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। देखो अमीनो ग्रुप ने एक प्रोटॉन लिया, इसने एक लूज किया, जिस वजह से क्या बनाता है? ज्विटराइन स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है? पर वो न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर के होते हैं। उसके बाद ज्विटराइन जो है, ज्विटराइनिक फॉर्म, अमीनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर, यानी कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, जो कि मैंने आपको बता दिया है बात। ग्लाइसिन में क्या होता है? दो हाइड्रोजन लगे होते हैं एक कार्बन, तो जिस वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहता क्योंकि वो कायरल नहीं होता, उसका कार्बन एसिमेट्रिक नहीं होता, जिस वजह से सिर्फ यही ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है प्रोटीन, वरना सारे जो अमीनो एसिड्स हैं सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, देखो मैंने आपको बताया था एक कार्बन के अलोंग एक हाइड्रोजन होगा, एक COH ग्रुप होगा, एक NH2। यह वेरिएबल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। अब क्या होगा? जो NH2 है यहाँ से H2 जाएगा, H2 और एक देखो इधर से एक H जाएगा और इधर से एक OH जाएगा, टोटल वाटर रिलीज हो जाएगा और फिर इनके बीच में एक बॉन्ड्स बन जाएगा जिसको बोलते हैं हम, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। अब क्या होता है बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज डाईपेप्टाइड बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ 2 अमीनो एसिड। अब 2 अमीनो एसिड से बना इसलिए डाईपेप्टाइड बोलते हैं, इसलिए इसको फॉर एग्जांपल व्हेन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन कंबाइंस विद अमीनो ग्रुप ऑफ द एलानाइन वी गेट अ डाईपेप्टाइड ऑफ द ग्लाइसिल एलानाइन। आगे बढ़ता है, इफ़ द थर्ड अमीनो एसिड कंबाइंस विद द ट्राईपेप्टाइड, तो इसको फिर ट्राईपेप्टाइड बोलते हैं। ऐसे जैसे जितने ज़्यादा अमीनो एसिड्स हैं उसमें कंबाइंड एक उसमें, तो क्या हो जाएंगे? जैसे 4 हैं तो टेट्रापेप्टाइड, 5 पेंटा, 6 हेक्सा या पॉलीपेप्टाइड्स हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में अमीनो एसिड कंबाइन करे गए हैं। प्रोटीन्स होते हैं 2 टाइप के, एक होता है फाइब्रस, एक होता है ग्लोब्यूलर। तो पहले फाइब्रस की बात करते हैं। फाइब्रस में क्या होता है? when polypeptide chains run parallels and held together by hydrogen and disulfide bonds। फाइबर जो होते हैं तब फाइबर्स बनते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं इसका, ये पहली बात फाइबर जो है इनसॉल्युबल इन वाटर रहता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? केराटिन फाइबर। कहाँ होते हैं? हमारे नेल्स में भी होते हैं, हेयर्स में, वूल, सिल्क में। मायोसिन होता है हमारी मसल्स में, कंट्रैक्शन में हेल्प करता है ये फाइबर। उसके बाद ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स आ गए, जो कि ग्लोब्यूलर शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, मतलब वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इंसुलिन और एल्ब्यूमिन इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद ये ग्लोब्यूलर 4 में डिवाइडेड है कैटेगरीज में। पहला है प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन क्या है? जिसमें 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन है, स्ट्रेट है पर वो कंबाइंड नहीं है किसी से, ठीक है। एनी चेंज इन द प्राइमरी दैट इज द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड क्रिएट्स अ डिफरेंट प्रोटीन। अब अमीनो देखो ये प्राइमरी है, क्या दिखा रखा है इन्होंने, रुको, इन्होंने प्राइमरी अच्छा अलग दिखा नहीं रखे इसमें, चलो कोई बात नहीं। प्राइमरी सिंपल मतलब बिल्कुल स्ट्रेट चेन ऐसे ऐसे ये स्ट्रक्चर है, प्राइमरी है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन रेफर्स द शेप इन विच द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट, ठीक है। दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट शेप। 2 शेप, अल्फा हेलिक्स हो सकते हैं या बीटा प्लेटेड शीट। ये देखो अल्फा हेलिक्स दिखा रखा है ऐसे और बीटा प्लेटेड शीट ऐसे होती है, ठीक है। 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। The structures arise due to the regular folding of the backbone of the polypeptide chain due to the hydrogen bonding between carbonyl and the NH group of the peptide bond. Alpha जो है helix is one of the most common ways in which the polypeptide chain forms all possible hydrogen bond by twisting into the right-handed screw or helix with the NH group of the each amino acid residue hydrogen bonded to carbonyl of the adjacent turn of the हेलिक्स एज शोन इन द फिगर। जो बीटा स्ट्रक्चर है वो क्या करता है? पेप्टाइड का स्ट्रेच्ड आउट, ये देखो इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, बस यही याद रखना है कि ये भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है, ड्रैपरीज मतलब ड्रैप्ड होता है स्ट्रक्चर। तीसरा होता है टर्शरी। टर्शरी में क्या होता है? ओवरऑल फोल्डिंग्स होती हैं इसमें, रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग्स इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन की, इसमें फोल्डिंग्स आ जाती हैं मतलब, ठीक है। इट गिव्स राइज टू 2 मेजर शेप्स विच इज़ फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर, ठीक है। फोर्सेस जो हैं इसमें 2 और 3 स्ट्रक्चर्स
which stabilize the 2 or 3 structure of the proteins are hydrogen bonds, disulfide linkage, van der Waals, electrostatic. Quaternary structure होता है final structure जो कि composed of 2 or more polypeptide chains referred to as subunits. The spatial arrangement of the subunits which respect, अब इसमें ये 3D structure होता है, स्पेशल अरेंजमेंट होता है इसमें क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर में. अभी देखो दिखा रखा है अच्छा इन्होंने, देखो प्राइमरी, सेकेंडरी में ये कर दिया, टर्शरी में ये ऐसे, ठीक है, और क्वार्टिनरी में ये देखो कितना कुछ, ठीक है. इन्होंने इधर ये दिखा रखा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर. अब डीनेचुरेशन, जब प्रोटीन को हम हीट करते हैं तो क्या होता है, उसके बॉन्ड्स ब्रेक होने लगते हैं, उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन. अब वापस उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आए तो वो ए नेचुरेट हो जाते हैं, यानी कि वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं, और नेचुरेशन जो डीनेचुरेशन था उनका रिवर्स हो जाता है. प्रोटीन फाउंड इन द बायोलॉजिकल सिस्टम विच इज़ यूनिक 3 dimensional structure and the biological activity is called the native protein. When the protein is in the native form, it is subjected to physical change like change in the body temperature or change the temperature or the chemical change. जैसे कि अब अगर हमने उसको हीट कर दिया तो वो कॉइल्ड जो हेलिक्स था वो अनकॉइल्ड हो जाएगा, और उस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. पर डीनेचुरेशन ये बात याद रखनी है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में डीनेचुरेशन नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रेट चेन है, ठीक है. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहता है डीनेचुरेशन में. इंजाइम्स की बात है, इंजाइम्स क्या होता है, लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी. एन एग्जाम्पल इज डाइजेशन. अब डाइजेशन में कितने अलग अलग एग्जाम ये होते हैं, स्पेशली बायोलॉजी के स्टूडेंट को पता होगा. डाइजेशन हमारे माउथ में स्टार्ट होता है और कहाँ एंड होता है, इंटेस्टाइन में, ठीक है. तो माउथ में क्या होता है, अमाइलेज एंजाइम होता है जो कि हमारे स्टार्च को ब्रेक करता है. स्टमक में आ गया पेप्सिन जो कि क्या करता है, प्रोटीन्स को ब्रेक करता है. तो ऐसे बहुत अलग अलग एंजाइम्स हैं जो कि अलग अलग चीज़ों पे फंक्शन करते हैं, इसलिए एंजाइम स्पेसिफिक है क्योंकि स्पेशलाइज चीज़ों पे करते हैं. माल्टोज का एंजाइम है माल्टेज. ये आपको पता होगा कि अगर हम कोई भी चीज़ का ना एंजाइम बनाते हैं उसके आगे एज लग जाता है, ठीक है. उसके बाद जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज हो गया, ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है उसके आगे एज लग गया तो वो क्या बन गया, एक एंजाइम. द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ एंजाइम इज एज, ठीक है. मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन क्या है, एंजाइम्स आर नीडेड ओनली इन स्मॉल अमाउंट इन द बॉडी, ठीक है. और एक कैटलाइज करते हैं एक कोई भी रिएक्शन को, कैसे करते हैं हमें बात पता है क्या करते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, ठीक है, एंजाइम्स, जिसकी वजह से वो जल्दी से एक्टिवेट हो जाता है और जल्दी से कन्वर्जन हो जाती है. अब आया वाइटामिन्स. वाइटामिन्स क्या होते हैं, पता है हमें, हम डाइट्री वाइटामिन्स लेते हैं या फिर हम वाइटामिन मल्टी वाइटामिन कैप्सूल्स भी लेते हैं, ठीक है. ये सब वाइटामिन्स होते हैं, ये भी हमारी लाइफ में ज़रूरी होते हैं स्मॉल अमाउंट्स में बट इंपॉर्टेंट होते हैं. दे आर जनरली रिगार्डेड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन अ बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स टू परफॉर्म द स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ द ऑप्टिमम ग्रोथ. तो ऑप्टिमम ग्रोथ यानी कि एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें एंजाइम्स की अपनी बॉडी में बहुत ज़रूरत होती है. उसके बाद अलग अलग टाइप के होते हैं विटामिन, ठीक है. द टर्म वाइटामिन जो है कहाँ से ली गई है, वाइटल प्लस अमाइन. वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट, अमाइन का मतलब अमाइन ग्रुप होता है, इसमें अमीनो ग्रुप होता है जिसमें, ठीक है. तो वाइटामिन बन गया ये. अब 2 टाइप के होते हैं वाइटामिन, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल. कैसे याद रखोगे, फैट सोल्यूबल होते हैं कीड़ा, KEDA, ठीक है. विटामिन KEDA कीड़ा, ओके, यू राइट इट, रिमेंबर लाइक दिस, ओके, कीड़ा. तो जो कीड़ा है वो क्या है, फैट सोल्यूबल. और वाटर सोल्यूबल बाकी सारे जो भी बचे वो क्या है, वाटर सोल्यूबल, ठीक है. अब वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल फ़र्क क्या है. फैट सोल्यूबल क्या होते हैं, जो कि यानी कि फैट्स में सोल्यूबल होते हैं जिस वजह से वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं. पर जो है कि वाटर सोल्यूबल वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, इसलिए हमें बार बार दिन ले लेना पड़ता है क्योंकि यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है अगर कोई एक्सेस होगा. अब ये देखो वाइटामिन दिखा रखे हैं, विटामिन A, B1 का दूसरा नाम थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B6 का पायरोडॉक्सिन, B12, C का एस्कॉर्बिक एसिड, D. ये इनके ना नाम और ये सारे फंक्शन जो दिए हुए हैं ना याद रखने हैं, E और K सब कुछ याद रखना है, स्पेशली डिसीज़ बहुत याद रखनी है. विटामिन A की डिसीज़ है ज़ीरोथैलेमिया, यानी कि इसमें क्या होता है, कॉर्निया जो आई में प्रेजेंट होता है वो हार्ड हो जाता है. विटामिन B1 जो कि दूसरा नाम है उसका थायमीन, ये कहता है बेरी दैट इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख मर जाती है. और रिटार्डेड ग्रोथ, यानी कि हमारी ग्रोथ जो है वो क्या हो जाती है, रिटार्ड यानी कि स्लो डाउन हो जाती है बहुत. विटामिन B2 की बात आई, क्लेरोसिस हो जाती है, दैट इज़ फिजरिंग ऑफ कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स. डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन. B6 पायरिडॉक्सिन है, कन्वर्जन्स यानी कि दौरे, एक्चुअली मिर्गी दौरे सारे इसमें ही आते हैं.
B12 में पर्निशियस अनीमिया यानी कि RBC में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिस वजह से हमें दिक्कत होती है, जैसे कि हम थकान ज़्यादा फील होती है, हमें टायर्डनेस हो जाती है, ठीक है। विटामिन 6C से क्या होता है, स्कर्वी यानी कि गम्स में ब्लीडिंग होती है। विटामिन D से में क्या होता है, रिकेट्स क्या होता है, बोन डिफॉर्मेशन इन चिल्ड्रंस एंड ऑस्टियोमेलेक क्या है, यानी कि जो एडल्ट्स की बोन्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, जिस वजह से वो फ्रैक्चर के लिए ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाते हैं। उसके बाद विटामिन E में क्या आ जाएगा, E से हो जाएगा इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ द RBC एंड मस्कुलर पेन। विटामिन K में हो जाएगा इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, यानी कि जो ब्लड क्लॉट, जैसे सपोज हमारे को ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड क्लॉट काफ़ी ज़्यादा देर में बनेगा, जिस वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा ब्लड क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, DNA RNA सारे क्या है न्यूक्लिक एसिड। एवरी जनरेशन जो हमारी इन्फॉर्मेशन पास होती है न्यूक्लिक एसिड से होती है, क्योंकि जो भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट्स से बच्चों में जो भी इन्फॉर्मेशन पास होती है उसे बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी। और उसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड पास होते हैं, क्या DNA या RNA से इन्फॉर्मेशन पास होती है अगली जनरेशन में। आगे बढ़ते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, देखो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA और RNA गिव्स। अब DNA RNA क्या क्या चीज़ बनी होती है उनमें, एक पेंटोस शुगर, एक फॉस्फोरिक ग्रुप, एक नाइट्रोजन बेस, 3 चीज़ें होती हैं DNA RNA में, पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। 5 टाइप के हमारे पास देखो न्यूक्लिक एसिड है, क्या है, बेसिक यूनिट्स जो उनकी हैं, ठीक है। DNA बेसिकली DNA में होता है एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। पर RNA में क्या होता है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन पर यूरेसिल, ठीक है। अब फ़र्क क्या है थाइमिन और यूरेसिल में, थाइमिन जो है सिर्फ DNA में होता है और यूरेसिल सिर्फ RNA में होता है, ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड का जो देखो अटैच्ड, अगर हम क्या करें शुगर, इन्होंने बोला है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में एक तो होता है शुगर मॉलिक्यूल और एक फॉस्फोरिक ग्रुप। तो अगर हम न्यूक्लियोसाइड में क्या 2 चीज़ें होती हैं, एक तो फॉस्फोरिक ग्रुप और एक शुगर। अब हम न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड में शुगर और फॉस्फोरिक ग्रुप तो है ही, पर साथ में क्या है, एक नाइट्रोजन बेस भी लग जाती है। ये देखो शुगर और फॉस्फोरिक ग्रुप, ये है क्या, न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड है। अब इसके साथ अगर हमने नाइट्रोजन बेस भी लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, टाइड लिख दिया मैंने बस, न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। अब 2 RNA भी अलग अलग होते हैं, मैसेंजर RNA, mRNA बोलते हैं, राइबोसोमल ट्रांसफर RNA, ये भी बायोलॉजी में आता है, नॉन मेडिकल को कोई खास ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है न्यूक्लिक एसिड्स के, द DNA इज़ द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड मे बी रिगार्ड एज द रिजर्व जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो जीन्स को अगले जनरेशन में पास करता है। DNA इज एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। DNA इज कैपेबल ऑफ सेल्फ ड्यूप्लीकेशन, यानी कि अपने आप को कॉपी बना सकता है, और ताकि वो डॉटर सेल्स में, नई सेल्स में पास हो सके, ठीक है। अब हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसमें बस ना थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मैं बताती हूँ आपको क्या क्या अच्छे से याद रखनी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, सबसे पहले तो ये तो आपको पता ही होगा न्यूक्लियोसाइड में क्या है, फॉस्फोरस और शुगर, और वो मिलके उसके साथ अगर हम नाइट्रोजन बेस कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और क्या चीज़ याद रखनी है आपको, ये चीज़ मैंने बता दी, जो DNA में थाइमिन एक्स्ट्रा होता है और RNA में यूरेसिल एक्स्ट्रा होता है। और क्या याद रखना, ये टेबल जो है भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लो फिर से क्या होना चाहिए इसमें। विटामिन A, ज़ीरोफ्थैलेमिया, दैट इज़ हार्डनिंग ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द आई, ठीक है। ज़ीरोफ्थैलेमिया विटामिन A से हो गया। विटामिन B1 से क्या होगा, बेरी, और बेरी में क्या होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख मर जाना, और रिटार्डेड ग्रोथ। B2 में चेलरोसिस, दैट इज़ फिजनिंग ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ एंड ऑल, ये सब कुछ आ जाएगा। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, बर्निंग सेंसेशन। B6 कन्वर्जन्स, B12 पर्निशियस अनीमिया, और C से स्कर्वी हो गया, D से रिकेट्स हो गया, और E से क्या हो गया, इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ द RBC, और इसमें लॉन्ग क्लोटिंग टाइम, ये आ गया, ठीक है। फिर तो देखो बस ये बेसिक चीज़ें हैं, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बता रखा है, बस ये चीज़ आपको एक बार गो थ्रू कर लेनी है, ठीक है। इसमें कुछ खास याद रखने का है नहीं, क्वेश्चन भी नीट वगैरह में से ज़्यादा तो नहीं पूछ जाते, पर स्टिल मतलब हमें आपको ये चैप्टर अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इसमें जो भी आता है उसमें नंबर क्यों गंवाएं यार, ठीक है। सो दैट्स प्रीटी मच इट, थैंक यू।